नमस्ते दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था को काफ़ी पढ़ लिया। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने संकुलन क्षमता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एफसीसी की संकुलन क्षमता 74% होती है, वो हम कैसे ज्ञात करते, इतनी बातें हमने कल की ऑनलाइन क्लास में हमने कर ली है। आज की इस क्लास के अंदर हम एफसीसी तो अपना हो गया था, बीसीसी और एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है और इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करने वाले आते हैं। तो बिना टाइम खराब किए आज सीधे क्लास पे टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, जो टॉपिक था अपना बीसीसी। देखो यहाँ बात कर लेते हैं, बीसीसी का पूरा नाम लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ आप क्या बोलते हो, काई केंद्रित एकक कोशिका। क्या नाम दिया, काई केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी यूनिट सेंटर सेल। ठीक है, तो ये अपनी क्लियर में होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, बीसीसी काई केंद्रित एकक कोशिका। और एक चीज़ और यहाँ से हम चाहे तो पहले साथ में लिख लें कि इसकी संकुलन क्षमता हमने कल कितनी लिखी थी, याद हो तो 68%, कि बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी प्रतिशत होती है, 68% होती है। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं समझने के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे इसमें जो अवयवी कण होगा बीसीसी में, पहले तो ये बता दो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स में आंसर आ जाए आपका, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अब हम बात कर ले पहले बीसीसी की। जब हम परिभाषा बोलते हैं तो आप ये कहते हो, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ हो, कोनों पे तो होंगे, उसके अलावा ये अवयवी कण कहाँ होते हैं, केंद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं, केंद्र में होता है। तो सीधी सी बात है, वह की कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीसीसी। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम को समझना है कि कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, ये एक त्रिभुज बनाया था, वहाँ पर ये भी था, तो इसको आपने नाम दिया था ए बी सी। लेकिन हमें पता है इसमें ये अवयवी कण यहाँ पे है, तो अगर इस त्रिभुज को मैं एक त्रिभुज ये और बना दूँ यहाँ से, तो अब ये तो हो गया ए बी सी, तो ये ए सी और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया आपका, ए सी डी। कल वाली क्लास अगर आपने अच्छे तरीके से याद किए समझिए तो 80% मैटर उसी के अकॉर्डिंग लिखना, नाम मात्र का अपने को चेंज करना है। तो यहीं से हम शुरुआत करें ज़्यादा टाइम, क्योंकि कल वाली क्लास मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से याद की हो। और अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो कोई बात नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उसके जितने भी वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इतनी बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी भी देख रहा, लाइक कर दे बेटा, शेयर कर दे। हाँ, और लाल वाले बटन है, सब्सक्राइब वाले बटन को अगर दबाना भूल गए तो देख लेना, सपनों में भूत ही आएंगे फिर आपके। तो बात करते हैं, ये रस्म मजाक की बातें थी। आते हैं अपने टॉपिक पे कि माना, जैसे यहाँ लिखते हैं कि माना परमाणु की त्रिज्या क्या है, सेम उसी की तरह आर, एक कोशिका के कोर की लंबाई क्या होगी, ए। देखो माना परमाणु की त्रिज्या, क्या लिख लिया, माना परमाणु की त्रिज्या क्या है, आर, एकक कोशिका के कोर की लंबाई किसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ए से। अब देखो बीसीसी में अवयवी कण परमाणु या गोलों की संख्या कितनी होती है, तो रिपीट कर लेते हैं। देखो
BCC अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोनों पे। कोने कितने होते हैं? 8, और एक कोने का हिस्सा 1/8। एक तो ये हिस्सा गया। दूसरा, एक अवयवी कण कहाँ होता है? केंद्र में। केंद्र कितना होता है? 1, और केंद्र में यदि कोई भी अवयवी कण होगा तो उसका हिस्सा कितना होता है? कंप्लीट 1, और इसको हल करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2। तो BCC के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2 होगी। तो ये बातें आपको आती है, फिर भी हमने रिपीट कर लिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि देखो BCC में अवयवी कण ऑब्लिक परमाणु ऑब्लिक गोलों की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अब देखो एक बात, कल वाली बात कि सेम उसी जगह कि एक गोले का आयतन कितना होता है? एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो BCC के अंदर गोले कितने होंगे? अब तो लिखा हुआ साफ साफ, BCC में गोले कितने होंगे? 2। तो 2 गोलों का आयतन कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो यहाँ से लिख सकते हो कि BCC में, या सीधी बात है 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 8/3 पाई आर क्यूब। तो BCC के अंदर जो अवयवी कण होते, जो परमाणु होते, वो कितना स्थान घेरेंगे? 8/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब देखो यहाँ से हम कुछ चीज़ें समझ लेते और कि अब देखो आपको पता है, इस त्रिभुज की सहायता से बात करें तो कि देखो AB कोर की लंबाई A होती है, BC कोर की लंबाई A होती है, CD भी एक कोर है तो कोर की लंबाई A होती है। अगर अब मैं कहूँ इस त्रिभुज में आपको AD का मान निकालना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किसका मान निकालना है, A और D का। लेकिन आपको पता है जब AD का मान निकालेंगे तो पहले हमें पता किसका मान होना चाहिए? AC का। और AC का मान हम कैसे निकालते? कल वाली क्लास में हमने सीखा था। कल वाली क्लास में हमने सीखा था पहले AC का मान निकाल लो, फिर AC से AD का। तो पहले हम त्रिभुज क्या ले रहे हैं? ABC। तो देखो त्रिभुज ABC में AC का मान निकालना है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आ गया याद? अब देखो AB क्या है? A, BC भी क्या होता है? A। तो A और A, तो A स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर आपका मान आ गया 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2A स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसको इतना थोड़ा सा सारी दुनिया समझ में आता है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया। अब देखो मेरे पास AC स्क्वायर का मान क्या आ गया? 2A स्क्वायर। अब देखो मेरे पास AC स्क्वायर का मान है CD जो SC, तो यहाँ से आपका SC का मान क्या आएगा वो निकाल सकते हो। अब देखो C और D कितना होता है? A। तो यहाँ से मुझे केवल किसका मान निकालना है? AD। तो देखो त्रिभुज क्या बन जाएगा? ACD। आगे देखें त्रिभुज ACD में तो क्या निकालना? AD। तो AD स्क्वायर क्या लिखा? AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान कितना है? 2A स्क्वायर, और CD स्क्वायर का मान होता है A स्क्वायर। तो कर लो तो क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर। तो देखो AD स्क्वायर बराबर आया 3A स्क्वायर। तो बता दो बेटा AD बराबर कितना आएगा? AD बराबर कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है, A√3 आ जाएगा। क्लियर है? ये मान किसका आ गया? AD का मान आ गया। किसका मान आ गया? AD का। अब बेटा देखो यहाँ पे इस AD को हमने बनाया डायग्राम समझाने के ऐसे है, लेकिन AD के अंदर कुल कितने परमाणु आते हैं तो आप डायग्राम बना के ऐसे समझा सकते हो। देखो यहाँ से
एक, जो थोड़ा नंबरिंग कर ले तो ज़रा कंफर्टेबल रहे। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब देखो, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। मान लिया ये था आपका बिंदु, इस बिंदु से ये, तो इस बिंदु को यदि मैं ए माना और इस बिंदु को मैंने क्या माना डी। गौर से देखो, ये अगर ये तो गोले मैंने यहाँ छोटे रिप्रेजेंट किए हैं, गोले के छोटे। अगर बड़े गोले बनाओगे तो ये गोला ऐसे आएगा, ये बीच में आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो रियल में स्ट्रक्चर इसकी एडी की ऐसे आएगी। अब देखो ये क्या होगा आर, ये क्या होगा, ये बीच का बिंदु, ये भी आर, ये भी आर। तो बता दो एडी बराबर कितने आर हो गए? 4R। एडी बराबर कितने आर हो जाएंगे? 4R। तो यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं कि एडी बराबर क्या होगा? 4R। समीकरण नंबर 3 दे दिया, तो लिख दो समीकरण 3 व 2 से। तो एडी बराबर क्या था? 4R बराबर क्या हो जाएगा? A√3। 4R बराबर A√3। तो बेटा A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 4R/√3। समीकरण नंबर 4। यहाँ से A का मान आ गया। अब सुन लेना, लास्ट वाली क्लास में मैंने एक विशेष बताई थी कि एक सीधा क्वेश्चन और आ जाता है कि BCC में कोर की लंबाई A और परमाणु की त्रिज्या R में क्या संबंध होता है। तो याद कर लेना कि A बराबर 4R/√3 होता है। या ऐसा हो सकता है कि आपको R का मान दे दे और A का मान पूछ ले, या A का मान देकर R का मान पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपने A का मान निकाल लिया, एक का मान निकाल लिया। अब बताओ इस एक एक कोष्टिका का आप आयतन ज्ञात कर सकते हो, घन मान सकते हैं। तो आप सीधा यहाँ से एक लाइन लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो कि घन का आयतन। क्या लिखा मैंने? घन का आयतन। तो थोड़ा सा नीचे रख देना, नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कि घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा के ए, तो ए का क्या कर दिया? क्यूब। अब ए का मान आपके पास क्या आया है? 4R/√3। तो 4R√3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 64R³ और इसका 3√3। समीकरण नंबर 4। तो इसको दे दिया मैंने 5। अब देखो ये आ गया आपका एक एक कोष्टिका का कुल आयतन। ये आ गया एक एक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कोणों का आयतन। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो तो तरीका क्या था कि एकक कोष्टिका में उपस्थित गोलों का, एकक कोष्टिका में उपस्थित गोलों का कुल आयतन बट्टा एकक कोष्टिका का कुल आयतन मल्टीप्लाई कितने से कर दो आप? 100 से। मल्टीप्लाई 100 से। तो एकक कोष्टिका में उपस्थित गोले 2 थे और 2 गोलों का आयतन कितना होता है ये? तो यहाँ लिख दिया 8/3 πr³। क्या लिख दिया? 8/3 या 8/3 πr³। और एकक कोष्टिका कुल आयतन कितना था? 64R³/3√3 मल्टीप्लाई कितना? 100। अब बेटा इसको आप पूरा हल कर सकते हो, क्योंकि मैं हल करूंगा तो अपनी क्लास इसी को हल करने में चली जाएगी। वैसे नॉर्मली आप काट सकते हो कि 3 से 3 गया, R³ से R³ गया, इसको काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 की जगह यहाँ 8 आ जाएगा। तो इसको पूरा हल करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 68%। क्या आएगा? 68%। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि BCC की संकुलन क्षमता कितनी प्रतिशत होगी? 68%। ये लिखा हुआ अपना।
तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए, एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 20 सीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो आप क्या लिख दोगे? 68%। कैसे ज्ञात करते हैं तो वो पूरा समझना। एक बार हम फटाफट इसको रिपीट कर लेते फास्टली, उसके बाद आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट कर लेना, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद क्या करना था? सबसे पहले आपको जो समझना था वो ये था कि BCC, क्या लिखा हमने? BCC। BCC का पूरा नाम आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। काय केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? 68%। माइंड में एकदम लॉक हो जाना चाहिए कि हथौड़ी की मारे तो भी बाहर ना निकले। अब देखो डायग्राम बना दिया, सीधी सी बात कि आवेवी कण केंद्र में होता है, तो इस बार त्रिभुज केंद्र वाला काम लेते हैं। तो ABC तो आपने पिछली बार लिया था, लेकिन इसमें हमने एक बार DO जोड़ दिया। तो हमें इस त्रिभुज में AD का मान निकालना है। किसका मान निकालना? AD का। तो AD का मान निकालने से पहले हमें किसका मान निकालना? AC का। कोई बात नहीं, चलो अब आगे आते हैं कि माना परमाणु की त्रिज्या क्या है? R। एकक कोशिका के कोर की लंबाई क्या है? A होती है। BCC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, BCC में अवयवी कणों की संख्या, परमाणु की संख्या या गोलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, छोटी क्लास में पढ़ा है। तो 2 गोलों का आयतन, अर्थात BCC के अंदर जितने अवयवी कण होते हैं उनका कुल आयतन कितना होता है? BCC में जितने अवयवी कण होते हैं उनका कुल आयतन कितना होता है? 8/3 πr³ होता है। कितना? 8/3 πr³ होता है। अब देखो पिछले वाले सवाल में ये तो समझ गए कि ये भी कोर की लंबाई, ये भी कोर की लंबाई है। तो AC का मान ज्ञात करोगे तो AC स्क्वायर का मान कितना गया? 2A²। अब देखो कितना गया? 2A² आ गया। अब देखो A त्रिभुज क्या लिया हमने, ये समझने लायक है। ACD में हमें AD का मान ज्ञात करना है। तो AD का मान ज्ञात करने का तरीका क्या था? AD² बराबर AC² प्लस CD²। तो AC² तो कितना है? 2A² और CD है A², तो इसका 3A²। तो AD² का मान इतना है, तो AD का मान कितना आ गया? 3√A। अब इस AD के स्ट्रक्चर को आप अगर गौर से लिखोगे, इस AD की संरचना को आप गौर से लिखोगे तो आप साफ पाओगे कि AD में कितने R होंगे? 4R। तो 4R बराबर, दोनों समीकरणों को 2, 3 को साथ में लिखोगे तो ये माइंड बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 4R बराबर A√3 होता है। तो A बराबर कितना होगा? ये फॉर्मूला आप रट लेना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर से अलग से लिखा हूँ, बड़ा सारा स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे कि याद हो जाए। यहाँ पर ये याद कर लेना कि सीधा कि BCC के लिए, किसके लिए? BCC के लिए, किसके लिए? BCC के लिए A बराबर 4R/√3 होता है। √3 होता है। ये हो गया, एक का मान आ गया। अब हमें पता है एक कोशिका का आयतन ज्ञात करना हो, घन का आयतन ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? A³। तो एक कोशिका का कुल आयतन A का मान रख दिया और इसका क्यूब कर देंगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा 64R³/3√3 हो गया। 3√3 हो गया। अब दोनों के मान को रख दोगे, हल करोगे तो आपका आंसर कितना प्रतिशत आ जाएगा? 68%, 68। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 68, 68%। तो उम्मीद है कि कल वाली क्लास में हमने BCC FCC वाले पढ़े थे, FCC की संकुलन क्षमता 74%। तो आज हमने पढ़ी BCC की 68%। दोनों बिल्कुल सेम है, नामात्र का अंतर 1-2 बार लिखोगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो वो 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। NCERT के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल बेटा घोट के पी लेना इसको कि और यहाँ पर कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं, बिल्कुल समझ के इसको अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। चलो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो
तो उम्मीद है कि ये स्क्रीनशॉट आपको आसानी से, क्योंकि इनको आप जो क्लासरूम के अंदर हम लिखाते हैं तो इसी प्रकार से होते हैं कि पहले बच्चों को समझा दिया, पूरा ऐसा एक्सप्लेन कर दिया, फिर बच्चों को बोलते हैं उतार लेते हैं। अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे तो उतारोगे तो नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, और फिर क्लास के बाद इसको अपने रजिस्टर में अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि बूस्टर ने एक ही बात कही थी कि जब बूस्टर की जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो नोट्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ बोर्ड पर लिखी जाती है और आपको इतना टाइम मिलता है कि आप उसको उतार सकते हो। तो पढ़ने की ललक तो आप में होनी चाहिए, उसके बिना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि नोट्स भी बूस्टर सर आके बना दिए, पॉसिबल ही नहीं है बात। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो मार दे दो पूरा स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसके बाद अब इसको मिटा के नेक्स्ट अपनी जो लास्ट बस्ती इसमें एससीसी की संकुलन क्षमता, उसकी और बात कर लेते हैं। बड़े टॉपिक इतने हार्ड नहीं, चैप्टर एक इतना ईजी कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ के याद करोगे तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मेहनत अपने को करनी होगी। मेहनत अपने को करनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा छोटा और इजी है, बिल्कुल इजीली याद हो जाता है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एससीसी। एससीसी की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है? 52.4% होती है। एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4% होती है। अब देखो यहाँ पर कि सबसे पहले इसमें एससीसी में जो अवयवी कण होते हैं, एससीसी के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो कितने होते हैं? अवयवी कणों की संख्या 1 लिखी थी, और अवयवी कण केवल कोनों पे होते हैं। तो डायग्राम देखना इसका, ये इसका डायग्राम हो गया। अब आपको पता है कि एससीसी के अंदर अवयवी कण कहाँ होंगे? कोनों पे। तो देखो ये अवयवी कण कोनों पे होंगे। अब पूरे में बना सकते हो, लेकिन अपने को जरूरत ही नहीं है, और चाहे तो चलो पूरे पे बना दिए मैंने। अब यहाँ पर हमें हर बार अगर आपको याद हो पहले वाली क्लास और आज वाली क्लास में, समझो कि मेन संबंध हमें कोर की लंबाई और त्रिज्या में ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से हमने इस त्रिभुज को तैयार कर दिया, त्रिभुज हो गया ए बी और सी। अब देखो त्रिभुज क्या लिख दिया? ए बी सी। अब देखो यहाँ पे माना परमाणु की त्रिज्या, क्या लिखा? माना परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या को हम क्या मानते हैं? आर। एक कोष्ठिका की कोर की लंबाई या भुजा लंबाई, भुजा की लंबाई क्या लिखते हैं? ए। तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई क्या लिख दी हमने? ए लिख दी। अब यहाँ से जो आपके लिए बात समझने लायक है कि देखो ये हो गया कि एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले कितने हैं? एससीसी में एक ही होता है, क्योंकि देखो इसमें अवयवी कण कोने कितने होते हैं? 8, और एक कोने पर हिस्सा कितना होता है अवयवी कण का? 1/8। तो कितना आएगा? 1। तो ये तो आपको याद होगा, हमने पहले वाली क्लास में बात की कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो एक गोले का आयतन इतना होता है, तो सीधा लिख सकते हो कि एससीसी एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो एससीसी में जो अवयवी कण या गोले होंगे उनका भी आयतन इतने होगा। तो जो एससीसी में उपस्थित गोलों का आयतन ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से आप एक बात समझना कि सरल घनीय एक कोष्ठिका या एससीसी में जो कोर की लंबाई, ये कोर की लंबाई और परमाणु का अर्धव्यास, उसमें एक सीधा संबंध होता है। कि सीधी सी बात है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो इसमें कोर की लंबाई या भुजा आर तथा
प्रत्येक परमाणु का अर्धव्यास, प्रत्येक परमाणु का अर्धव्यास, जो इसमें कोर की लंबाई अर्थात भुजा, सॉरी बेटा ए आएगा, भुजा ए तथा प्रत्येक परमाणु का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गई, त्रिज्या आर में निम्न संबंध है। क्या है संबंध, वो इसका संबंध सीधा होता है कि ए बराबर क्या होता है 2r, ये इंपॉर्टेंट है, ए बराबर क्या होता है 2r। अब आप पूछोगे सर ए बराबर 2r कैसे आया, तो इसमें कोई भी उठा लो, कोई भी भुजा उठाओगे तो उसके अंदर केवल आपको दो ही कण मिलेंगे, दो ही गोले मिलेंगे। कितने गोले मिलेंगे, दो, ये इसका एक बिंदु और ये इसका दूसरा बिंदु, ठीक है। तो ये भी आर और ये भी आर। जैसे हम इसी की बात करें, ये था तो एक गोला इधर, दूसरा गोला इधर, तो सीधी सी बात है कि ये आपका ए हो गया, तो ए बराबर क्या गया 2r। तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर लेना कि एससीसी के अंदर ए बराबर क्या होता है 2r होता है। कोई भी दो गोले ले लो, जैसे ये भी लोगे तो इसमें एक गोला और इसमें एक गोला, तो आधा गोला यहाँ आएगा, आधा गोला यहाँ गया, तो सीधी सी बात आपको याद रखना, एससीसी में जो कोर की लंबाई होती है ए बराबर होगा 2r। कितना होगा, क्योंकि उसमें दो परमाणु होते हैं तो क्या होता है 2r होता है। तो ए बराबर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2r, ए बराबर क्या लिखा है 2r। तो अब देख लो घन का आयतन, तो आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे 2r का क्यूब कितना होगा 8r क्यूब हो गया। अब देखो एससीसी में जो गोलों का आयतन था वो 4/3 πr क्यूब हो गया, और इसका और इस एक कोष्ठी का या इस जालक का कुल आयतन होता है 8r क्यूब। अब सीधी सी बात है कि संकुलन क्षमता निकालनी है, संकुलन क्षमता, तो गोलों का आयतन वो लिख दो, गोलों का आयतन कितना था 4/3 πr क्यूब, और कुल आयतन कितना होता है इसका, वो था 8r क्यूब मल्टीप्लाई 100। और इस पूरे को अगर आप जब हल करोगे तो आपका आंसर लगभग 52.4% आएगा। तो इस प्रकार से आप इन सब की संकुलन क्षमता निकाल सकते हो। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ से देख लेना कि सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, एससीसी सरल घनीय जालक या सरल घनीय के कोष्ठिका बोलते हैं, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, डायरेक्ट याद किया 52.4। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी मानते हैं हम, r, कोर की लंबाई a, तो एससीसी में गोले कितना होता एक, तो एससीसी में उपस्थित गोलों का कुल आयतन कितना होगा 4/3 πr क्यूब। और ये आप माइंड में क्लियर कर लेना, एससीसी के लिए a और r में संबंध क्या होता है, a बराबर होता है 2r, a बराबर क्या होता है 2r। तो इस जालक का अगर आप आयतन ज्ञात करोगे तो भुजा क्यूब या a क्यूब, तो इस एक कोष्ठ का कुल आयतन क्या हो गया 8r क्यूब। और संकुलन क्षमता ज्ञात करोगे तो इस फॉर्मूले को इसको रख के इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कुल आंसर कितना आ जाएगा 52.4%। कितना आ जाएगा 52.4%। तो ये हमने तीनों हो गए कल की और आज की क्लास में गए, एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी, तीनों की संकुलन क्षमता किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, और वो तीनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं एक बार कुछ विशेष बातें और बता रहा हूँ इसके लिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आपको याद क्या करना है, वो चीज़ें मेरे पास साथ में सुन लो। कि यहाँ से आपकी ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमने 3 टॉपिक पढ़े थे कल की और आज की क्लास में मिला के। पहला हमने पढ़ा था एससीसी, पूरा नाम आप सब जानते, बात करनी होती है, बीसीसी, और फिर हमने पढ़ा था एफसीसी। ये तीनों पढ़े थे, क्लियर है। अब देखो एससीसी की संकुलन क्षमता आई थी 52.4%, बीसीसी की संकुलन क्षमता 68%,
और एफसीसी की संकुलन क्षमता 74%। ये चीज़ें तो बेटा आप जानते हो और आपने याद भी की है। यहाँ पर हम लिख देते हैं संकुलन क्षमता। लेकिन इन चारों के लिए जो क्वेश्चन बनता है, अच्छा पूछा जाता है, वो आपको ये समझना था ए तथा आर में संबंध, ए तथा आर में संबंध। थोड़ा नीचे लिख दो, नजर नहीं आए तो आपको। ए तथा आर में संबंध कि किसी के लिए भी पूछा जाए कोर की लंबाई और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है तो उससे क्वेश्चन अच्छा बनता है। अगर आपको याद हो तो एससीसी के लिए तो अभी आपने लिखा था ए बराबर 2r होता है, ए बराबर 2r। बीसीसी के लिए क्या था आपका कि ए बराबर 4r बट्टे √3 था। एफसीसी के लिए होता है ए बराबर 4r √2 होता है। तो ये संबंध है वो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, जिससे आप कहीं पर गलती ना कर जाओ। और तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपकी कि बिल्कुल मुंह ज़बानी है, आपको याद होनी चाहिए कि एससीसी के लिए कोर की लंबाई और त्रिज्या में ये संबंध है, बीसीसी के लिए ये संबंध होता है और एफसीसी के लिए ये संबंध होता है। इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपके कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो था आपका 200 के अंदर जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन दक्षता होती है, उसकी हमने कल और आज की क्लास में कंप्लीट कर ली है। अब जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो एक एक कोष्टिका होता है उसका घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्रिस्टल होते हैं, इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं, इनमें कुछ त्रुटियां होती है, कुछ कमियां होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जहां से काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो इसको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये चीज़ें आपकी सब नोट की हुई है। लास्ट में हम शॉर्ट में इसका रिवीजन क्लास भी रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।